तो आज रेडॉक्स का बेसिकली तीसरा दिन है ना। इसमें 2 वीडियोस जो हैं हम लोगों ने रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे काम किया है। पहले लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, रूल्स क्या क्या हैं, ये सीखा था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक पे काम किया है, जैसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इसके अलावा अगर कोई मिक्स्ड ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो आयंस हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड देखा था, केस ऑफ पेरोक्साइड। एक करेक्शन है जो बाद में बताते हैं बच्चे, तुम लोग ना क्लास में ही बता दिया करो करेक्शंस कि अगर आपको नज़र आए। जैसे मैंने पर नाइट्रिक एसिड दिया था, पर स्ट्रक्चर जो है नाइट्रिक एसिड का बनाया था। हालांकि उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने ना नाइट्रिक एसिड बना दिया था। नाइट्रिक एसिड ऐसा होता है, लेकिन HNO4 में एक पेरोक्सी लिंकेज तो होगा ना, तो बस यहाँ पर इतना चेंज आ जाएगा। मैंने पहले नाइट्रिक एसिड बना दिया था, अब ये पर नाइट्रिक एसिड है, पर इससे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन इट इज़ व्हाट, +5। अभी भी तो +5 आएगा। आपको क्या सिखाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले किस में बदल दो, कोवेलेंट बॉन्ड में। बात समझ आ गई क्या, प्लस और माइनस का फॉर्मल चार्ज दे करके। तो आपको पर नाइट्रिक एसिड ये है, हालांकि हमने नाइट्रिक एसिड ही बनाया था, पर आंसर तो सेम ही आने वाला है, +5 ही आने वाला है। बोलो आ रही बात समझ। और आपको एक रूल भी दे दिया गया था कि जब भी मैक्सिमम से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए सेंट्रल एटम का, तो समझ जाना कि वहाँ पर कुछ पेरोक्साइड्स हैं, और पेरोक्साइड्स प्रॉक्सी लिंकेजेस हैं, और सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के ही बराबर आता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, मतलब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। आ रही बात समझ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी प्रोसेस में बढ़ गया तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। नाम क्या है तुम्हारा? दिव्यांगी, दिव्यानी। ओके दिव्यानी। दिव्यानी क्या स्कोर रहा है इस बार नीट 2025? जो भी रहा होगा 300 है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में कितना रहा है? कुछ तो रहा होगा, 20 नंबर 25 नंबर, बताओ। केमिस्ट्री बहुत ख़राब है, ठीक है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? बायोफिजिक्स, ठीक है तुम्हारी, ठीक है ना। मार्क्स तो हालांकि ऐसा नहीं बता रहे हैं, पर कोई बात नहीं, वो टेम्परामेंट का भी खेल होता है, ठीक है। पर चलिए, केमिस्ट्री वीक है तो घबराना नहीं है ना। कई बच्चे आए हैं जो इतने होनहार हैं, टचवुड बहुत होनहार है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री ना का फोबिया उनका जा नहीं रहा है। तुम्हारे बीच बैठा हुआ है मयंक, है ना, नीट 2025 में अभी आया है मेरे पास। ये किसी के रेफरेंस से ही आए हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है। आज जॉब भी कर रहा है, वैसे तुम्हें पता हो तो, लारेब जो है बढ़िया कंपनी में काम कर रहा है आज। और उसका भाई शायद तुम्हारा दोस्त था, है ना। और इनके 490 हैं, 461, और मयंक के हैं 460, है ना। 507 है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री इनकी वीक है। आप समझिए, मैं बता रहा हूँ, और सच में है, ये मैंने देख लिया। ये बैच 1 में पढ़ते हैं, इसमें तो अपने रिवीजन के लिए आ रहे हैं और सीखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लेट ज्वाइनिंग है। लेकिन सच में केमिस्ट्री वीक है, उसको एक फोबिया है। अब वीक कुछ नहीं होता है, फोबिया है बेसिकली, कि केमिस्ट्री मुझसे होगी नहीं। और मेरे यहाँ भी टेस्ट में उतना अच्छा तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, एक डर बैठ गया है। तो पहली बात तो ये सोच निकाल देना दिमाग से, जो तुमने कहा कि केमिस्ट्री मेरी सबसे वीक है ना। केमिस्ट्री वीक होने का मतलब है उसमें या तो नेगेटिव में स्कोर आना चाहिए था, या तो 0 आना चाहिए था, ठीक है ना। कुछ स्कोर कर पा रहे हो मतलब सोच पा रहे हो, दिमाग है, इस बात का सबूत है कि आप पढ़ते तो हो। आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो पहले तो ये निकाल लो, 100 नंबर 125 नंबर यहाँ तक पहुँचने वाला बच्चा पढ़ता है, लेकिन जाहिर सी बात है अपने नॉलेज को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, बस यही फ़र्क है। अपनी नॉलेज को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो ये सोच आप निकालिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, अगर ये सोचे कि मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता बोल के। बात समझे आप लोग, ठीक है ना। सीखिए, घर पे जाइए, रिवाइज़ कीजिए, और रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन खूब कीजिए। एक ही समाधान है स्कोर बढ़ाने का, वो है क्वेश्चन ज़्यादा करना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कम कर रहे हो तो यही दिक्कत है। अरे बस पहले तो क्लास के क्वेश्चन किया करो, फिर हमारे DPPs किया करो। अरे बस फिर इसके बाद कोई मॉड्यूल खरीद लो, कोई PYQ की किताब खरीद लो, लेकिन उनको कर डालो। अरे बात समझ। एंड इनिशियली जो मैंने बताया, जिनका फर्स्ट ड्रॉप चल रहा है खासकर, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाएं, टॉपिक वाइज। अभी मिक्स टाइप के क्वेश्चन मत लगाओ, आप शुरू में टॉपिक वाइज लगा लो, उसको 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, फिर मिक्स टाइप के क्वेश्चन पर अटैक करो, समझे। चलिए आइए, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब बताएं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आ रही बात समझ। तुम्हें जिसने रिकमेंड किया है NS दिया, ठीक है ना। आज DTU में बैठा हुआ है, कंप्यूटर साइंस का सेकंड ईयर स्टूडेंट है, हमारे एक होनहार स्टूडेंट रहा है, ठीक है ना। 2000 एफ्रा आई है क्या, अभी आएगी थोड़ी देर में, उसके बैच का है NS दिया, ठीक है ना। एंड
प्रतिभा से पढ़ा हुआ है, प्रतिभा गौतमपुरी, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी जानकारी तुम्हें भी होगी, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करना होगा? लॉस करना होगा, लूज़ करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। दूसरी बात मैंने इन बच्चों को समझाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर की का बढ़ना कई वजह से हो सकता है, जैसे कि आप ऑक्सीजन गेन कर लीजिए, किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का गेन हो जाए तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन कर लो, जैसे आपने क्या गेन कर लिया है ना, आपने क्लोरीन गेन कर लिया, फ्लोरीन गेन कर लिया, किसी एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ दो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऑक्सीजन का गेन करा लो या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कर लो। बात समझे हाँ या ना? जल्दी बताओ। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझे। इसके अलावा हाइड्रोजन के टर्म में आप बोल सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। पिछली क्लास में इन सब पर मैंने एग्जाम्पल दिया, आज भी एग्जाम्पल दे करके चलूँगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लो तुम लोग यहाँ पर, जैसे आपके पास Cl2 है और मैंने कहा ये ClO3 माइनस में बदला, या Cl2 है ये ClF3 के साथ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ClF3 बना रहा है, या फिर आपके पास Cl2 है या HCl है, ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया। इन सभी में आप चाहो तो ये वाली भी डेफिनेशन लगा सकते हो, पर बेहतर होगा कि आप डेफिनेशन से मत जाओ, आप जाओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, क्योंकि क्लोरीन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +5। जितना फास्टर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे भाई, उतना ही है ना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ये बात समझ आ रही है क्या? नहीं, मुझे ऑनेस्टली बताना पड़ेगा ना, फिर नहीं समझ आया क्यों +5 है, नहीं समझ आया है ना। आप लोग को एक वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वो एक बार देख करके आ जाना। एक्स मान लेते हैं इसका 3 × -2, ये सुना है क्या कि एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाएगा? 3 × -2 -6 = -1, पूरे पर चार्ज -1 है। यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे आप लोग तो x की वैल्यू कितनी आ रही देखिए, x - 6 = -1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? +5। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के है ना 2 बातें हुई हैं पुराने लेक्चर्स में, पुराने वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब आगे बात करें यहाँ पर, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, लेकिन फ्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, 3 फ्लोरीन पर -3 का चार्ज हो गया, तो एक क्लोरीन पर +3 का चार्ज हो गया। ये बात भी क्लियर हुई है कि +3 का चार्ज आएगा, क्योंकि एक फ्लोरीन पे -1 का चार्ज आएगा, तो 3 फ्लोरीन पे -3 का चार्ज आएगा, तो क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा? +3 आएगा। HCl में हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो क्लोरीन पर कितना होता है? -1, और यहाँ कितना है? 0। देखो -1 से 0 गए हो ना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो बड़ा है, पहले -1 था, अब कितना है? 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो सभी में ये वाले एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। गेन ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हो, क्लोरीन पहले ऑक्सीजन के साथ नहीं था, बाद में ऑक्सीजन के साथ है, इसका मतलब हाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा कह रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्लोरीन पहले अकेले था, अब फ्लोरीन के साथ है, जो कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरी बात लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब हाइड्रोजन के बिना है, आ रही बात समझ, तो इसमें भी क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। सारे डिफरेंशन यहाँ पर मिल रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी लिख सकते हो कि मान लो Cl- है और ये Cl2 में बदला हुआ है। अब इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। यहाँ कितने क्लोरीन है? 1 है ना। बैलेंस करने के लिए 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बोलो हाँ या ना। क्या दोनों तरफ क्लोरीन एटम बैलेंस हो गए? यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। चार्ज बैलेंस करना है, कितना नेगेटिव चार्ज है? -2। यस, एक क्लोरीन पे -1, 2 पर कितना? -2। तो इधर -2 का चार्ज है, इधर 0 का चार्ज है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो आप देख सकते हो कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। लूज़ किया है मतलब यहाँ तुम चाहो तो -2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे, जल्दी बताओ। चार्ज बैलेंस है कि नहीं है? अब इसी चीज़ को हम केमिस्ट्री में माइनस ना लिख करके इधर से उठा करके इधर पहुँचा देते हैं, तो -2 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ये फिनोमेना भी ऑक्सीडेशन। जैसे दूसरे एग्जांपल, एल्यूमिनियम है और मैंने कहा एल्यूमिनियम किस में बदल गया? Al3+ में। एक एल्यूमिनियम कहाँ पर है? 0 पर। अभी कहाँ गया? +3 पर। तो 0 से +3 का चार्ज लाने के लिए 3 नेगेटिव चार्ज को लूज़ करना होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होगा। तो ये माइनस का यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिख दो, लेकिन उधर ले जाकर के प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन कर दो। बात समझ आ गई? बात समझ आ रही? जो आज से ज्वाइन हो रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है? जहाँ नहीं समझ आएगा बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उजैब तुम्हें समझ आ रही बातें, ठीक है ना। अब मान लो अपने पास Pb2+ है और Pb2+ किस में बदला है? Pb4+ में बदला है। अब मुझे बताओ यहाँ चार्ज कितना है? +2। यहाँ चार्ज कितना है? एक एटम का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, तो एक लेड पर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरे लेड पर कितना है? +4। तो ये 2 से 4 पे जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इधर कितना चार्ज आना चाहिए? 2। आप देखो किसी भी रिएक्शन के बैलेंस, अभी मैं रिएक्शन बैलेंस करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप देख करके कैसे पता लगा पाओगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा जो भी दी गई है ये तो ठीक है, लेकिन हमारे टेक्निकल वे में
जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि हम लेफ्ट में भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएँ और राइट में भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएँ। दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम बता देंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। बोलो आ रही बात समझ है कि नहीं? मयंक, आदित्य इधर ही आ जाओ, ठीक है ना, देखने में भी तुम लोग को दिक्कत होगी वहाँ से। अजहर तुम्हें तो दिख रहा है ना, तुम तो लैपटॉप में भी देख ले रहे हो, ठीक है, बैठने दो इनको भी। नेक्स्ट देखो, मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नजर आ जाएगा अपने आप ही, है ना। P4 था आपका एंड P4 का एक ऑक्साइड बना दिया मैंने, P4O10 बना दिया। आ रही बात समझ, ठीक है ना। एंड मान लीजिए आपके पास P4O6 था और ये P4O10 में बदला। आपके पास SO2 था और ये SO3 में बदला। आपके पास H2S था और ये SO2 में बदला है, ठीक है ना। या फिर आपके पास H2S था और ये सल्फर में बदला। मेरे पास बहुत एग्जांपल हो सकते हैं आपको समझाने के लिए, पर आप प्रैक्टिस ऐसे करें कि क्लास में देखते ही बता पाएँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है ना। आप थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आज दिक्कत होगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी जान क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। भैया ये आ गया तो सब आ गया, सीधी से बात करता हूँ मैं। और ये बात समझ, तो आप बताइए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, क्योंकि फॉस्फोरस अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन ये गया किस पर है? +5 पर। अब जो बच्चे इतनी तेज़ी से बता पा रहे, जाहिर सी बात है उनको प्रैक्टिस बहुत कराया गया है, लेकिन तुम भी बच्चे समझो कैसे करना है। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2 होता है। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 10 ऑक्सीजन का चार्ज आ गया -20, समझे क्या? 10 ऑक्सीजन का चार्ज -20, तो यहाँ 4 फॉस्फोरस पे +20 आ रहा होगा। नेट चार्ज तो 0 होना है ना, नेट चार्ज क्या होना है? 0। तो इसका मतलब हो गया कि सर 10 ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कितना है? -20, तो 4 फॉस्फोरस पर नेट चार्ज +20, 4 फॉस्फोरस पे, तो 1 फॉस्फोरस पे +5। बात समझ आई? इसी चीज़ को तुम लोग इक्वेशन से लिखते थे, है ना, पुराने जहाँ पर भी जैसे भी पढ़ा है। 4x + 10 × -2 = 0। जब भी क्लास में एक नया बच्चा आएगा तो हम टीचरों की फ्लो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, समझना, क्योंकि सबको देखना पड़ता है भाई, उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रही बात समझ? तो 4x, लेकिन कैसे समझ आ जाएगा? आज 2 लिंक भेज दूंगा, वो देख जाना, तो तुम आकर के ना कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हो जाएंगे तुम्हारी क्लास में। तो 4x - 20 = 0, मतलब तुम्हारी वजह से मुझे दोनों आज ही अपलोड करना पड़ेगा, है ना। 4x = +20 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +5, x की वैल्यू +5। लेकिन ये मतलब इतना आपके पास भी टाइम नहीं होगा कि एक एक को ऐसे सॉल्व करो, ऑक्सीडेशन सेट ऐसे निकालो, फिर तो वक्त ही लग जाएगा। सारी बात समझ? चलो खैर, यहाँ पर भी निकालोगे तो कितना आएगा? +3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? +5। तो ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ रहा है? +4, और यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ रहा है? +6। ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर आ रहा होगा -2, हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन का +2 होता है, तो सल्फर पे -2 होगा। और यहाँ पर कितना आ गया? +4। ये -2 पर था और वो कहाँ चला गया? +4 पर। ये बात समझ आ रही है क्या? एक हाइड्रोजन का कितना चार्ज होता है? +1, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। एक हाइड्रोजन का चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। 2 का कितना हो गया? +2। सल्फर पे कितना आएगा? -2। समझे मेरी बात को? तो अगर इस पर -2 है तो इस पर ढूंढते हैं। एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, सल्फर पे +4, तो -2 से कहाँ गया है? +4 पर। तुम चाहो तो एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो। एक सल्फर -2 से +4 पे गया, मतलब चेंज हुआ है 6 का, चेंज हुआ है -2 से +4 में कितने का अंतर है? 6 का, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब कन्वर्ट होगा +4 पे। आई बात समझ? इस पूरे कंपाउंड में कितने सल्फर हैं? एक सल्फर, और हर सल्फर कहाँ है? -2 पर। हर सल्फर को जाना कहाँ है? +4 पर। तो हर सल्फर -2 से +4 पे जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 6। यानी कि ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा मॉलिक्यूल H2S का एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तब जाकर के ये फिनोमेना, इस फिनोमेना में ये SO2 में बदलेगा। बोलो आ रही बात समझ? नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये कहाँ है? -2 आया कहाँ है? 0 पर। -2 से 0 जाना ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? सर डेफिनेटली ऑक्सीडेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। -2 से 0 पे जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। कहानी क्लियर है? जल्दी बताओ। बैठे हुए सभी लोगों को ऑक्सीडेशन का मतलब समझ आ गया क्या? ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। बात क्लियर? चलो भाई, पेज नंबर 1 है। तारीख क्या आज? 4 अगस्त है ना? रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी प्रोसेस में किसी एटम का क्या हुआ है? रिडक्शन। रिडक्शन का पहला मतलब हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहला जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर कब घटेगा? जब नेगेटिव चार्ज बढ़े, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए था। बोलो आ रही बात समझ? पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए था। आप पॉजिटिव की तरफ नंबर लाइन में आगे बढ़ रहे हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, नंबर लाइन पे पीछे आ रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है। बोलो आ रही बात समझ? तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर
नेगेटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करोगे। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हाँ, किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर पहले से कम हो जाएगा। बोलो आ रही बात समझ। तीसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो आप पुरानी डेफिनेशन उठा सकते हो। पुराने ज़माने में बोलते थे कि भाई ऑक्सीजन का गेन हो गया तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो रिडक्शन। तो लॉस होना चाहिए था किसका? ऑक्सीजन का। अगर किसी ने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो उसका रिडक्शन हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये भी तो रिडक्शन कहला जाएगा। हाइड्रोजन के टर्म में उल्टा चलता है मामला। ऑक्सीजन के लॉस से रिडक्शन है तो हाइड्रोजन के गेन से रिडक्शन हो जाएगा। अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना, है ना? आगे बात समझ। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास सल्फर है और H2S में कन्वर्ट हुआ है। पहले तो ये बताओ, डेफिनेशन से जा रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन का गेन हुआ है, हाइड्रोजन का गेन हुआ है। तो हाइड्रोजन का गेन रिडक्शन होता है ये जनरली। आ रही बात समझ। आपके पास SO3 था और ये सल्फर में बदल गया, ये ऑक्सीजन का लॉस हो गया। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास PCl5 है और ये PCl3 में बदल गया, या आपके पास XeF6 है और ये XeF2 में बदल गया रिएक्शन में। बात समझ आ रही है? जल्दी बताइए, ठीक है ना? तो जो भी डेफिनेशन आपने यहाँ पर सीखा है उसके ज़रिए कर लो, डेफिनेशन के ज़रिए कर लो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, लेफ्ट और राइट। सेम एलिमेंट का क्या निकालो? ऑक्सीडेशन स्टेट। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चल लो। तो सल्फर का यहाँ पर कितना है? 0 और इसका कितना है? -2। सल्फर का कितना है? +6 और यहाँ क्या है? 0। फॉस्फोरस का क्या है? यहाँ पर +5 और यहाँ क्या है? +3। जिनॉन का यहाँ क्या है? +6 और यहाँ क्या है? +2। इसका मतलब पहले से कम हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ रहा होगा। 6 फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है? -6। तो एक जिनॉन पे कितना आएगा? +6। आगे बात समझ। 1 फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है? -1। 2 फ्लोरीन का -2, तो जिनॉन पे कितना आएगा? +2। +6 से +2 पे आ गया, मतलब पहले से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? कम। पहले से ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया मतलब रिडक्शन है। यहाँ पर देखो तो 1 क्लोरीन पे -1 आएगा, तो 5 क्लोरीन पे -5 आएगा, तो फॉस्फोरस पे +5 आएगा। अरे जिनको नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। हालांकि इसी के लिए इक्वेशन बनवाते हैं लोग। इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ पर टाइम खराब हो जाएगा। आगे बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये टॉपिक वहाँ पे पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब कमांड हो जाना चाहिए, ठीक है भाई? अब नेक्स्ट N2O5 है और ये N2O में बदल गया, सही है? N2O में बदल गया। या Xe है ना, XeCl3F2 है और ये Xe है ना Cl3 में बदल गया। या ऐसा कर लो, जिनॉन हटा देता हूँ मैं, PCl3 बना देता हूँ, PCl3 में बदल रहा। बता दोगे इसमें भी क्या चल रहा है? बताओ। नाइट्रोजन पहले 5 ऑक्सीजन के साथ था, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन के साथ, अब 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो कुछ ऑक्सीजन तो खत्म हो गए ना, पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन खत्म हो गए। यहाँ पर वैसे भी +5 आ रहा है और यहाँ पर +1 आ रहा है। यहाँ +1 कैसे आया चेक कर लेते हैं। 1 ऑक्सीजन का चार्ज -2, 1 ऑक्सीजन का चार्ज -2, 2 नाइट्रोजन पे चार्ज +2, 2 नाइट्रोजन पे चार्ज, पर हमें 1 नाइट्रोजन का बताना होता है, तो 1 नाइट्रोजन का तो +1 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 1 एटम का चार्ज। अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो तुम यहाँ पर 2x लिखते थे ना, क्या लिखते थे? 2x। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम x को बोलते थे ना कि 2x को बोलते थे। तो 2x किसका हो गया? 2 नाइट्रोजन का। 1 नाइट्रोजन का x तो 2 नाइट्रोजन का 2x, और 1 ऑक्सीजन है जिसका चार्ज हो जाएगा -2 = 0। आ रही बात समझ? अब ये कितना हो जाएगा? 2x = +2, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट पे भरोसा नहीं है ऐसे कर लेना। बोलो आ रही बात समझ? वरना और अभी अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो दे दूंगा तो उसको थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। बोलो आ रही बात समझ? अब देखो PCl3F2, PCl3F2 में कितना आ रहा है? +5, इसका कितना आ रहा है? +3। रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? ऑब्वियसली रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना? नेक्स्ट और भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखते हैं। Sn4+ पे है और ये रिएक्शन में Sn में बदला। Pb4+ पे है, रिएक्शन में Pb2+ में बदला। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना? Al3+ पे है और ये Al में बदला। Fe3+ पे है और ये Fe2+ में बदला है। बोलो आ रही बात समझ? तो Sn4+ पे था और Sn में बदला है, तो हाँ एटम तो बैलेंस है, एक Sn, अरे 1 मोल Sn यहाँ पर, 1 मोल Sn यहाँ पर, मोल तो बैलेंस है। क्या बैलेंस करना है अपने को? चार्ज। मोल बैलेंस है और चार्ज बैलेंस करना है। तो लेफ्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +4, +4 से 0 पर जाने के लिए -4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन कराने। इस बार इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ही आएगा क्योंकि इसने गेन किया है। बोलो आ रही बात समझ? यहाँ पर देखना कितना चार्ज आ रहा है? +4, जाना का है +2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो और यहाँ आ जाओगे। +3 पर 0 पर जाना है, 3 इलेक्ट्रॉन ये इधर आ जाएगा। +3 से जाना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो, यहाँ आ जाएगा। बोल दो हाँ कि ना? अरे बैलेंस करना आता है ये सब, है ना? आ रही बात समझ? अभी प्रॉपर बैलेंसिंग में चलेंगे, पहले इतना तो समझ लो। आ रही बात समझ? और n फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी 1 मोल सब्सटेंस ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हैं। तुम साहिबा के दोस्त रही हो, है ना? हाँ पता चला मुझे, है ना? फ्रेंडशिप डे पे तुम्हारे सारे दोस्त लगा रहते हैं, तो कई दोस्तों को देख लिया मैंने और सारे दोस्त तुम्हारे मुझसे ही पढ़े हुए हैं लगभग, ठीक है ना? चलो, गोंडा में पढ़ती थी तुम साथ में, फिर तुमने स्कूल चेंज कर दिया, वो C1 में आ गई और तुम चले गए। तुम भी C1 में ही थी, तो ये बताया क्यों नहीं?
तुम तो नवजीवन बता रही थी, पापा नवजीवन बता रहे थे। तुम्हारे पापा ने नवजीवन किसके लिए बोला? अच्छा चलो, C1 में थी, है ना। साहिबा के कितने नंबर थे प्री बोर्ड में? सेक्शन अलग था, है ना। 70 में से 70 थे एंड 98 थे बोर्ड्स में। इतना समझ आ गया? जल्दी बताओ, ठीक है ना। Fe3+ किस में बदला है? Fe में बदला हुआ है, ठीक है। अब जैसे देख लो, मान लीजिए आपके पास S है और ये S-2 में बदला है ना। तो S-2 में बदला है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। जाना कहाँ है? -2 में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। बोलो आ रही बात समझ है कि नहीं? अब मान लीजिए आपके पास N2 है और N2 बदला है N-3 में। N2 बदला है N-3 में। कोई बताएगा ये कितने इलेक्ट्रॉन मांग रहा है? 6। 1 मोल नाइट्रोजन को 6 चाहिए, समझना पड़ेगा। या तो आप पहले मोल बैलेंस कर लीजिए, पहले बिना मोल बैलेंस किए तो किया मत करो। कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं और यहाँ कितने दिख रहे हैं? या तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, या तो इसको आधा कर दो। नहीं समझे? किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? अब दोनों तरफ नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, हाँ कि ना। अब इधर कितना नेगेटिव चार्ज बन गया? माइनस का 6 बन गया, क्योंकि 1 पर -3 था तो 2 पर कितने हो जाएंगे? -6। बोलो आ रही बात समझ? तो इधर कितना चार्ज है? 0। उधर कितना चार्ज है? -6। तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? और सुनो, एन फैक्टर भी थोड़ा यहाँ बताते हुए चल रहा था, और मैंने कहा था कि मैं अलग से पढ़ाऊंगा भी। 1 मोल नाइट्रोजन है कि नहीं है? ये नाइट्रोजन कितने मोल है? बैलेंस रिएक्शन में तुम जानते हो कोएफिशिएंट मोल्स को दर्शाता है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन मांग रहा है? 6 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन को 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 1 मोल नाइट्रोजन को जितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे या जितने मोल इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, यही तो उसका एन फैक्टर है। तो कोई पूछे कि इस रिएक्शन में N2 का एन फैक्टर क्या है? आंसर है 6। आंसर है 6। खाली तुम्हें समझ आ रहा है? ध्यान से पढ़ना, इधर उधर नहीं, ठीक है ना। 1 मोल नाइट्रोजन को 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका एन फैक्टर कितना है? 6। अब इधर देखो, यहाँ कितने मोल दिख रहे हैं? 2 मोल N-3, 2 मोल N-3, नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइड। तो इसके 2 मोल को कितना चाहिए? 6। 2 मोल को चाहिए 6। अरे बोलो आगे ना। तो 1 मोल को चाहिए 3, उसका एन फैक्टर 3 है, इसका एन फैक्टर 6 है। ज़रूरी नहीं कि सेम रिएक्शन में सबका एन फैक्टर सेम हो जाए, ये डिपेंड करेगा उनके कोएफिशिएंट पर। और एन फैक्टर हमेशा डिफाइन किया जाता है 1 मोल के लिए, मतलब कोएफिशिएंट को 1 बना के सोचना है। कोएफिशिएंट को, इसका कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, 1 है मतलब 1 मोल है। 1 मोल है तो 6, और इसका 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड 3 आ जाएगा। बोलो आई बात समझ? ज़रूरी नहीं ऐसे लिखा हुआ देगा। अब थोड़ा सा तुम्हें ट्रिक करते हैं। N2 बदला है रिएक्शन में नाइट्रेट में। N2 किस में बदला है? नाइट्रेट में, है ना। N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। बोलो आगे बात समझ, है ना। किससे मल्टीप्लाई करना है? पहले तो नाइट्रोजन बैलेंस कर दिया, बोलो हाँ या ना। आगे बात समझ। अब एक नाइट्रोजन 0 पर है, गया कहाँ है? +5 पर। इसके चार्ज से देखोगे तुम गए, तुम सोचोगे यहाँ माइनस चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, गलत। तुम जिसका चेंज हुआ उसका देखो ना, चेंज किसका हो रहा है? नाइट्रोजन का। कहाँ था वो? 0 पे, गया कहाँ है? +5 पर। मतलब हर नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। हर नाइट्रोजन को 0 से +5 पे जाने के लिए हर नाइट्रोजन को 5 लूज करने। यहाँ कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन के लिए आप डिफाइन कर रहे हो, आ रही बात समझ। तो 10 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। ये ऑक्सीडेशन हो गया। हम क्या एग्जाम्पल देख रहे हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए उल्टा लिख देता हूँ मैं। नाइट्रेट था और नाइट्रेट किस में बदला है? N2 में। बोलो आ रही बात समझ? तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन बैलेंस कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हो गया नाइट्रोजन बैलेंस। बोलो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? +5। यहाँ कितना रहा है? 0। तो हर नाइट्रोजन +5 से 0 पे जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हर नाइट्रोजन ना। लेकिन हमारे पास तो 2 मोल कंपाउंड है, तो 2 मोल कंपाउंड को 10 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अरे बोलो, अब मैं पूछूँ नाइट्रेट का एन फैक्टर क्या है? तो इसके 2 मोल को 10 चाहिए थे, तो इसके 1 मोल को 5 चाहिए। एन फैक्टर इसका 5 है। अब इसके लिए सोचो, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो इसका एन फैक्टर 10 है। समझे क्या? अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, पहले तो ये समझो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आने लगा है? अभी इसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, वो सब कैसे करते हैं अभी सिखाऊंगा मैं। अभी तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है उसी के जरिए आप लोग ये सब बातें कैलकुलेट कर सकते हो। मास समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है ना? ओके। हम्माद, बताना ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, और आपको साथ में इलेक्ट्रॉन खाली लिखना है। सारे आइटम बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन लिखिए लेफ्ट और राइट कहीं पर। बोलो आ रही बात समझ? और जैसा मैंने एन फैक्टर बताया था, मैंने एन फैक्टर इन अ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे देखते हैं? इन अ रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपको एन फैक्टर निकालना है, रेडॉक्स चेंज आ गया, तो एन फैक्टर का मैंने क्या मतलब बताया था? बताना पहले। एन फैक्टर का मतलब था, है ना, कि इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड।
जिस भी आप कंपाउंड को देख रहे होगे, जिसका भी आप एन फैक्टर निकाल रहे हो, उसका तो 1 मोल होना चाहिए, मतलब उसका कोएफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, और उसके बाद देखना है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का यूटिलाइजेशन हुआ था। बात समझे आप लोग? ठीक है ना। ये फॉर्मूला अभी लिख दिया है, हालांकि मैं आपको इससे भी एक आसान तरीका दिखा दूंगा एन फैक्टर निकालने का, फिलहाल तो इसी को अप्लाई करके चल रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको उसके सामने लिख रहा है ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन, और कितने मोल इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे ये, और साथ में एन फैक्टर कर पाओगे। और एन फैक्टर जिसको मिल गया उसने क्या निकाल लिया जी? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे मिलता था? मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो आप एम के टर्म में लिख देना, मोलर मास को एम मान लेना, और एन फैक्टर जितना भी दिया होगा वो लिख देना। बोलो हमारी बात समझ? एम बाई समथिंग के फॉर्म में लिख करके दिखाओगे इनमें। बोलो हमारी बात समझ? ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल लीजिए आप लोग। N2 बदला है अमोनिया में, ठीक है ना। एक तो ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, आप देख लेना कितने मोल इलेक्ट्रॉन है वो देख लेना, और जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसका इक्विवेलेंट मास बताना, लेफ्ट वाले का, राइट वाले का नहीं। बोलो हमारी बात समझ? N2 बदल रहा है
ठीक है ना। हाँ, बीच बीच में कमेंट कर दिया करो, है ना, फ़नी सा नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना तो हो गया होगा हमारा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया होगा। अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें मोस्टली ना इनके बारे में पूछा जाएगा कि मान लो आपके पास Cr2O7 2- है, डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिख सकता है, और ये रिएक्शन में Cr3+ में बदल गया। इसका एन फैक्टर बताना है, इसका इक्विवेलेंट मास बताना है, ठीक है जी। तो सेम क्वेश्चन चल रहा है, जितने भी क्वेश्चन हुए थे नंबरिंग करी थी क्या मैंने, कितने तक पहुँचे थे बता देना। 10 तक पहुँचे थे, ये 11 हो गया, है ना। पर मैग्नेट है आपके पास MnO4-, MnO4- Mn2+ में बदला किसी रिएक्शन में, MnO4- किसी रिएक्शन में MnO2 में बदला है, MnO4- किसी रिएक्शन में MnO4 2- में बदला है। इसमें बताना है आप लोग को। नंबर 15 थायोसल्फेट आपका S2O3 2-, थायोसल्फेट आपका टेट्राथायोनेट में बदला है S4O6 2-, थायोसल्फेट सल्फर में बदला है। इक्विवेलेंट मास बताना है रिएक्टेंट का। बोलो आ रही बात समझ, है ना। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये करके बताओ मुझे। I- है आपका, I- कहीं से भी आ सकता है, KI से आ सकता है, आरी बात समझ, NaI से आ सकता है, वो लिख के दे सकता है, आरी बात समझ। तो I- जो है I2 में बदला तो कितना, और I- जो है आयोडेट में बदला, IO3- में तो कितना। इन सब में बताना है इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है। डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तुम लोगों ने, +6 आया होगा, और कहाँ गया ये +3 पर, ऑब्वियसली ये रिडक्शन है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर मैग्नेट में +7 आया होगा, और गया कहाँ है +2 पर, +7 से +2 पर गया हुआ। बोलो बात समझ आ रही है क्या। नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है +7 पर, और ये +7 से कहाँ गया +4 पर, ये कहाँ पर है +7 पर, गया कहाँ है +6 पर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया तो ये चैप्टर टफ है ही नहीं, बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। सभी के सभी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अच्छा एक चीज़ और हम पहले से भी जानते होंगे, मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, लेकिन खुद, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑब्वियसली अगर कोई पूछे ऐसा रिएक्शन दे करके कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो चूंकि ये रिड्यूस हुआ था इसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है। बोलो वाली बात समझ, हाँ कि ना, ठीक है। अब इनमें मैं रिएक्शंस लिख देता हूँ, सारे के सारे RH ही हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ही है सारे के सारे। बात क्लियर है क्या बताइए। दिस इज ऑल्सो व्हाट RH एंड दिस इज ऑल्सो RH। एक चीज़ तुम चाहो तो याद भी रख सकते हो वैसे, है ना, ये D ब्लॉक में पढ़ाता भी हूँ मैं, और इसी चैप्टर में पढ़ा के भी चलूँगा आगे के लिए। अब चलो आओ देखते हैं ज़रा, इसमें इसका एक मोल है कि नहीं है, कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसमें क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। क्रोमियम हो गया बैलेंस, हर क्रोमियम कहाँ है, और हर क्रोमियम गया कहाँ है +3 पर, तो हर क्रोमियम +6 से +3 पे जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो यहाँ टोटल कितने क्रोमियम है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में सर 2 क्रोमियम है, तो इन्होंने मिल करके 6 इलेक्ट्रॉन मांगे होंगे, तब जाकर के रिडक्शन हो पाएगा। बोलो हाँ या ना। इसके एक मोल में 2 मोल क्रोमियम है कि नहीं है, और हर एक मोल ऑफ क्रोमियम +6 पर है, तो हर एक मोल ऑफ क्रोमियम +6 से +3 पे जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। लेकिन इस कंपाउंड के एक मोल को तुम उठा के लाओगे तो उसमें 2-2 मोल क्रोमियम पड़ा होगा +6 पर, तो इसलिए टोटल जो इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी कितने की होगी, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी। कोई पूछे भी कि इस कन्वर्जन में कितने फैराडे का चार्ज चाहिए, 6 फैराडे, अरे 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 6 फैराडे होता है, 1 फैराडे 96,500 कूलम, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 96,500, एग्जैक्ट वैल्यू 96487 96,487 कूलम एग्जैक्ट वैल्यू है ना, जो कि नीट 2024 में इसी डेटा को यूज़ करके सवाल बनाया गया था, अगर जा करके देखोगे तो, ठीक है। खैर MnO4- +7 से +2 पर एक ही मैंगनीज है, इसके एक मोल में एक ही मैंगनीज है, और हर मोल ऑफ मैंगनीज +7 से कहाँ जाना चाह रहे हैं +2 पर, कितना चाहिए होगा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसका एन फैक्टर मिल गया आपको 5। इस कंपाउंड का एन फैक्टर 6, 3 कैसे कर दो, इसके एक मोल के लिए 6 है कि नहीं है, कंफ्यूजन रखोगे सब खराब हो जाएगा। एक मोल में जितने क्रोमियम है जिनका चेंज हुआ है सबकी वजह से बताना है ना, आ रही बात समझ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इसका एन फैक्टर तो 5 आ गया, इसका देखेंगे +7 से कहाँ गया +4 पर, चेंज आया है 3 का, और कितने मैंगनीज है, एक ही मोल मैंगनीज है, तो एक मोल मैंगनीज के लिए 3 ही मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। बोलो हाँ या ना, गलत हो गया क्या। अच्छा +7 है +6 पर कितने का चेंज है, और एक ही मैंगनीज है, तो एक के लिए एक का ही चाहिए होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो गया होगा। बोलो हाँ कि ना। तो इसका एन फैक्टर कितना बोलोगे ऊपर वाले रिएक्शन में, बोलो हाँ कि ना। तो इसका अगर मुझसे इक्विवेलेंट मास कोई मांगेगा तो m/6। अच्छा ये डाइक्रोमेट भले लिखा है, कल को पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख सकता है K2Cr2 पर पोटेशियम का तो चेंज होता ही नहीं है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो भी मोलर मास है उसको 6 से डिवाइड कर दो। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलर मास कितना होता है
पता नहीं सर, कभी डी ब्लॉक में इतना ध्यान नहीं दिया। कितना होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? कितना होता है? 392, चेक कर लेना, ठीक है ना। अब MnO4 इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा इसका? मोलर मास बाई 5। मोलर मास KMnO4 का कितना होता है? KMnO4 का कितना होता है? 158 बाई 5, है ना, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। मैंगनीज का जितना होता होगा उसी के थ्रू मिलेगा। 55 लेकर के सॉल्व कर देना, आ जाएगा। इसमें बताना है इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मोलर मास बाई 3, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? वो ज़रूरी नहीं है बच्चों की MnO4 माइनस लिख के देगा, KMnO4 भी लिख के दे सकता है, बात वही है। कोई भी एस ब्लॉक के कैटायन का रेडॉक्स चेंज होता नहीं है, रिएक्शन में वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदल ही नहीं सकते हैं। लेफ्ट में अगर पोटेशियम +1 पे था तो राइट में भी +1 पे ही तो मिलेगा, क्योंकि वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं। एस ब्लॉक के कैटायन वेरिएबल वैलेंसी शो, अगर इसको बैलेंस करने के लिए K+ लिखा गया, KMnO4 बनाया गया है, तो राइट में भी वो K+ ही रहा होगा। आ रही बात समझ? हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें, ठीक है ना। अब इतने बेसिक्स में अगर दिक्कत रहेगी तो मतलब मेरे लिए तो पढ़ा पाना मुश्किल हो जाएगा, अनलेस कि तुम वो 2 वीडियो देख करके आ सको, ठीक है ना। उसके बाद ही क्यों मैं ज़बरदस्ती और झूठे होप दूँ, ये आदत अभी कम है मेरे अंदर, ठीक है ना। इसमें बताओ, मैं नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल, है ना। थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा +2, और बदला है ये किसमें? +2.5 में। हर सल्फर के लिए 0.5 का चेंज आया है। गौरव, हर सल्फर +2 से कहाँ गया? +2.5 पे। कहाँ +3 है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बैलेंस करना चाह रहा हूँ मैं, करके बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसका तो एक ही मोल लेना था, तो इधर हाफ लिख दे भाई। बोलो है कि नहीं? हाफ लिखते हैं, दोनों तरफ कितने सल्फर हो गए? 2 सल्फर हो गए। तो अब एक सल्फर की कहानी क्या है? 0.5 का चेंज। एक सल्फर 0.5 का चेंज, तो 2 सल्फर 1 का चेंज। अरे बोलो हाँ या ना। तो इस पूरे रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे? 1 लूज हुआ होगा। नहीं समझे? एन फैक्टर मैंने किसका निकाला है? इसका चेक कर लो ज़रा, इसके 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो एन फैक्टर 1 कहलाएगा। अरे एन फैक्टर कितना कहलाएगा? और इसके लिए आधे के लिए 1 है, तो 1 के लिए 2 है, तो इसका एन फैक्टर 2 कहलाएगा। बाई चांस कोई पूछ दे तो इस वाले का एन फैक्टर 2 कहलाएगा। एक बार दोबारा बता देते हैं। लो तुम लोग ऐसे बैलेंस करो और बढ़िया दिख जाएगा तुम लोग को। 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो। हमने ऐसे ही किया है सर, है ना, हम क्यों वैसे बताएं, ठीक है। हाँ, अब ऐसे चलना चाह रहे हो, चलो थोड़ा और दिमाग खोल लेते हैं। यहाँ टोटल कितने सल्फर हैं? उधर भी कितने हैं? सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है। ये ऑक्सीडेशन नंबर कितने सल्फर के लिए है? 1 के लिए। 1 के लिए कितने का अंतर है? 0.5 का। एक सल्फर +2 से +2.5 पे जाएगा तो 0.5 का अंतर आया उसके लिए, लेकिन 4 सल्फर के लिए कितने का अंतर आएगा? 2 का। अरे 1 के लिए अगर 0.5 का अंतर है तो 4 के लिए कितने का है? तो 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आने चाहिए थे। क्या दोनों बातें एक ही नहीं है? जो अभी लिखा था वही तो है। तुम ऐसे सोचना चाहते हो, ऐसे सोच लो। अब भी नहीं आया समझ किसी को? अरे ये ऑक्सीडेशन नंबर 1 सल्फर के लिए है, मैंने दोनों तरफ सल्फर बैलेंस कर दिया, तो 1 सल्फर के लिए कितने का अंतर है? 0.5 का। तो 4 सल्फर के लिए कितने का है? 2 का, तो 2 आ गया। तो अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे? एन फैक्टर का मतलब क्या था? कितने मोल इलेक्ट्रॉन है 1 मोल के लिए? तो 2 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो 1 के लिए कितना है? 1। तो एन फैक्टर तो 1 ही आया, उस वक्त भी तो 1 ही आया था। और इसका एन फैक्टर मैंने 2 बोला था उस वक्त भी, चेक कर लो वीडियो में, पास्ट में जा करके देख लो, वही है। आ रही बात समझ? हाँ या ना? 1 और 2। अब मैं बता दूं आपको कि आपको बैलेंस करना नहीं भी आता है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के अंतर से निकाल सकते हो। एक दूसरा मेथड दे रहा हूं मैं एन फैक्टर निकालने का, है ना। ट्रिक टू कैलकुलेट एन फैक्टर। इसमें बस कुछ नहीं करना है। एन फैक्टर निकालने के लिए आपको देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखना है? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन दैट कंपाउंड। वो कंपाउंड का बस फॉर्मूला देखना है, उसमें फिर कोएफिशिएंट भी मत देखो, सिर्फ क्या देखो? फॉर्मूला। क्योंकि जब तुम फॉर्मूला देख रहे हो तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट 1 है वहाँ पर। अगर मैं किसी का फॉर्मूला SO3 लिख रहा हूँ तो कोएफिशिएंट 1 है ना, मतलब वो 1 मोल हो ही गया। Cr2O7 2- खाली लिखा हुआ दिया तो 1 ही मोल है वो। तो उस फॉर्मूले यूनिट में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, और जितने एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ था उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज। इससे बिना टोटल बैलेंस के भी एन फैक्टर निकाल लोगे। क्या बताया मैंने? देख लो, एन फैक्टर बिना बैलेंस के निकालना है तो क्या तरीका है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डेल्टा OS का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग द चेंज, कि कितना चेंज आया और कितने एटमों के लिए चेंज आया, ये देख लिया तो एन फैक्टर मिल गया। जरा मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं वही कर रहा था, लेकिन बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन लिख करके तब कोएफिशिएंट से डिवाइड करके करता था। तब मैं कोएफिशिएंट से भी तो डिवाइड कर रहा था कि यहाँ पर 2 के लिए 2 है तो 1 के लिए 1 है कोएफिशिएंट। तो जब तुम बैलेंस करोगे तो कोएफिशिएंट मिलेगा, बैलेंस करोगे तो फिर वो कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं तो तुम क्या कर रहे हो?
डिवाइड कर रहे हो तो आप डिवाइड कुछ मत करो, सिर्फ फॉर्मूला देखो, सिर्फ क्या देखो, फॉर्मूला। ज़रा इधर बोर्ड पे देख लिया करो टेस्ट में, वरना तुम्हारे नंबर वैसे ही नहीं आ रहे और यहाँ लाइटली पढ़ रहे हो गधों। इधर देख लो, है ना, इसका एन फैक्टर बोल रहा है वो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। अब मुझे बता +2 से कहाँ गया है, 0, कितने का चेंज है, +2 से 0 कितने का चेंज है, 2 का। लेकिन इस पूरे का एन फैक्टर बताना है तो कितने सल्फर है यहाँ पर, तो इसका एन फैक्टर हो गया कि 2 का चेंज और 2 एटम के लिए निकाला गया तो 4, इसका एन फैक्टर 4। जाओ तो वो बैलेंसिंग वाले नियम से भी कर लो, 4 ही आएगा। चलो मैं इनमें से वेरीफाई कर देता हूँ। सर इनमें से वेरीफाई कीजिए। Cr2O7 2 बदला था Cr3+ में, बोलना देखना जरा इधर, यहाँ पर मैं कोई बैलेंस कर रहा हूँ क्या, नहीं ना, मैं कोएफिशिएंट वोएफिशिएंट तो दोनों तरफ नहीं देख रहा हूँ मैं, खाली इसका मुझे कोएफिशिएंट 1 ही रखना है, मतलब एक फॉर्मूले यूनिट के लिए देखना है। ये इसका फॉर्मूला यूनिट है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। अरे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हर क्रोमियम +6 से कहाँ गया है, तो चेंज कितने का है, 3 का, 3 का चेंज है, लेकिन यहाँ कितने क्रोमियम है, 2, तो इसका एन फैक्टर 6 है। क्या वहाँ भी एन फैक्टर 6 नहीं आया है, तो वहाँ मैं पूरा बैलेंस करके ढूंढ करके तो निकाल रहा हूँ, यहाँ पर पूरा बैलेंस नहीं करना है मुझे, सिर्फ क्या देखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय एटम्स अंडरगोइंग द चेंज। चेंज कितनों का और कितना चेंज मल्टीप्लाई करके टोटल चेंज निकाला गया, बेसिकली यही कह लो, आ रही बात समझ, ठीक है ना। अब ज़रा देख लो, अगर मान लीजिए हमारे पास ये होता, कौन सा अगला दिया है मैंने, MnO4-, किस में बदला हुआ ये, Mn2+ में। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन रेट कितना आ रहा है, +5 +7, +7 से कहाँ गया, +2 पर, कितने का चेंज हुआ है, और कितने मैंगनीज़ के लिए हुआ है, एक ही मैंगनीज़ के लिए हुआ है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 का चेंज एक मैंगनीज़ के लिए, तो टोटल चेंज 5 का। अब ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा, बता दो, है ना, एन फैक्टर बहुत तेज़ी से निकाल लोगे तो आगे एक टॉपिक आएगा बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग भी तुम्हारे लिए आसान हो जानी है। आ रही है बात समझ, आ गई ना। अब इधर बताना है, चलो आप जल्दी से, बिना इसमें पेन चलाए बताओ, +2 पर है ये, अच्छा ये तो हो ही गया, सामने हो गया, है ना, +2 से 0, 2 का चेंज, 2 सल्फर के लिए, 4 का चेंज, एन फैक्टर 4, -1 से गया हुआ है 0 पर, 1 का चेंज, एक ही आयोडीन है तो इसका एन फैक्टर 1। इस मेथड से इसका भी एन फैक्टर निकालो, 2 आएगा, चेक कर लो, 0 से कहाँ गया, -1 पे, 0 से कहाँ गया, -1 पे, 1 का चेंज, 2 आयोडीन है लेकिन, तो 2 का चेंज, एन फैक्टर 2। नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है सबको समझ, इधर चलना है। -1 से गया हुआ है +5 पर, -1 से गया है +5 पर, चेंज हुआ है 6 का, 1 आयोडीन के लिए, तो 6 का चेंज आएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जल्दी बताएंगे। एन फैक्टर निकालने में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यही वाला मेथड अडैप्ट कर लो। अब ये क्वेश्चन है, इतना समझाने के बाद अब गलत करना है तुम्हें। हाँ जी ठीक है ना, इनको करके दिखाना है। एम के टर्म में बता दो, एग्जैक्ट बता दो। तरीका जो सिखाया याद है ना,
इनका ट्राई करना है, बताएंगे जल्दी से। अच्छा +2 से +3 पर कितने का चेंज आया है? एक का चेंज आ गया ना, तो एन फैक्टर तो एक ही लेके चलेंगे। और इक्विवेलेंट मास फेरस आयन का, ये फेरस कहलाता है ना ये, और ये क्या कहलाता है? फेरिक। तो इक्विवेलेंट मास m/1 ही आ जाएगा, 56 ही आ जाएगा, 56 होता है इसका वैसे भी। ये ऑक्जेलेट आयन है, क्या है ये? ऑक्जेलेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 और यहाँ निकालोगे तो +4। कितने का चेंज है? एक का चेंज है, एक का चेंज है, लेकिन कितने कार्बन है? 2। तो एक कार्बन के लिए एक का चेंज है, लेकिन इस पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन है, तो इसका एन फैक्टर कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा इसका कितना? m/2 हो जाएगा। इसका तो 88 आ होगा, 88/2 इसका हो जाएगा। लेकिन कल को ये ऑक्सैलिक एसिड भी लिख के दे सकता है, H2C2O4, तो 90/2। और कल को हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड भी हो सकता है .2H2O के साथ, वो ध्यान रख लेना। आ रही बात समझ? एक्चुअल में ऑक्सैलिक एसिड का क्रिस्टल कहीं बोल रहा है तो .2H2O भी रहता है वहाँ पर, तो वहाँ तुम गलत निकाल लोगे, 45 बोल दोगे 90/2 से, लेकिन .2H2O का भी कंसिडर करना था, 36 और जोड़ना था, 126/2 बोलना था। समझ रहे हो क्या? ध्यान रखना। अब जैसे इसमें तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि ये फेरस ऑक्सलेट है, ध्यान दो। C2O4 का कितना चार्ज होता है? -2। तो आयरन पे कितना होगा? +2। तो आयरन +2 पे था और ऑक्सलेट -2 पे था, जिसमें कार्बन +3 पे था। ऑक्सलेट में कार्बन कितने पर होता है? +3। अब तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पूरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, जिसमें से आयरन को +2 से कहाँ ले जाएगा? +3 पर। आयरन को +2 से कहाँ ले जाएगा? +3 पर। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीलेट की, तो ऑक्सीलेट किस में बदल जाएगा? CO2 में। ऑक्सीलेट बदल जाएगा CO2 में। बोलो आ रही बात समझ? तो अब सोचो, ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 में बदलता है, तो यहाँ पर ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा और यहाँ +3 हो जाएगा। अब चेंज देखा जाए इस मॉलिक्यूल के लिए, इस पूरे मॉलिक्यूल का है ना कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, मतलब ये 1 मोल है, तो 1 मोल में टोटल चेंज निकालना है। तो इसके लिए आयरन के लिए चेंज आया है 1 का, और 2 कार्बन के लिए चेंज आया है 2 × 1 का। अरे हर कार्बन +3 से कहाँ गया? +4 पे। तो हर कार्बन के लिए 1 का चेंज आया, लेकिन इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 के लिए टोटल चेंज कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सारा जोड़ दो तो एन फैक्टर मिल जाएगा। एन फैक्टर इसका 3 है। किस किस का ही आया था इक्विवेलेंट मास? है ना, नहीं आया था ना? हाँ, इतना फेमस क्वेश्चन है, यानी कि अपनी तैयारी के दौरान अगर तुम रिपीटर हो तो ये सवाल तो अब तक देख लेना चाहिए था। नहीं देखा तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मेरी बात को समझो, है ना। कई टेस्ट पेपर में देखा था। सही हो गया खाली तुम्हारा? इतना मारूंगा ना। एन फैक्टर किसके लिए डिफाइन हो रहा है? सब्सटेंस के लिए डिफाइन हो रहा है, इसके लिए डिफाइन हो रहा है। तुम क्या आयरन का एन फैक्टर निकालोगे? क्या कार्बन का एन फैक्टर निकालोगे? भाई इस पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर पूछा गया है। यहाँ पर भी तो ये कंपाउंड, ये आयन ही था, चलो ये आयन भी था, तो यहाँ फेरस ऑक्सीलेट का तुमसे पूछ रहा है एन फैक्टर क्या है, मतलब इक्विवेलेंट मास क्या है। तो मुझे इसमें जितने भी एटम है, जिन जिन का चेंज हुआ है, सबको देखना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडाइज करना। तो भैया आयरन +2 पर था तो वो +3 पे तो जाएगा, फेरस फेरिक में बदलेगा। और ऑक्सीलेट जो है C2O4 2-, ये किस में बदल जाएगा? CO2 में बदल जाएगा। बात ही नहीं समझ आ रही है। अब इधर, अब यहाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और चेक कर लिया मैंने। इस बार ये कौन सा कंपाउंड है? फेरिक ऑक्सीलेट है, चेक करो। अरे बोलो भाई, ये क्या है बताना? कैसे पता चला? आयरन पे कितना चार्ज आ रहा और इस पे -2 ऑक्सीलेट, तो पता चला कि फेरिक तो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, आयरन और ऑक्सीडाइज +3 पे। सबको पता है कि आयरन +3 से ऊपर, आयरन या तो +2 पे देखा होगा तुमने, या तो +3 पे देखा होगा। इसका मतलब आयरन और ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज होगा, किस में बदल जाएगा? CO2 में बदल जाएगा। बोलो आ रही बात समझ? तो यहाँ पर सिर्फ CO2 का ही ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें हम जानते हैं कि हर एक कार्बन कहाँ पर है? +3 पर, और गया कहाँ पर है? +4 पर। बताओ कितने का चेंज है? 1 का, लेकिन कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। 2 का चेंज कर दो। फेरिक ऑक्सीलेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन नहीं है? ऐसे ऐसे स्टूडेंट है ना, कोएफिशिएंट तो देखो, नंबर ऑफ आइटम तो देखो भाई। इन वजह से इसको घर आकर के बोलोगे वो सिली मिस्टेक हुआ है सर, सब सही था बस सिली मिस्टेक हो गया है, ये सिली मिस्टेक है, ठीक है ना। किसी भी बिल्डिंग की नींव कमज़ोर हो जाए तो बिल्डिंग कितने दिन टिकेगी? तो बेसिक्स और फाउंडेशन बनता है 11वीं में, बनता है 12वीं में। हम उस वक्त सोचते हैं कि ना भैया गली मोहल्ले में पढ़ लेते हैं। अरे बात समझ, ठीक है ना। और कुछ तो ऐसे भी महान व्यक्ति आए हैं इस बार 11वीं में, ऑनलाइन पढ़ेंगे। मैंने कहा पढ़, तू आएगा खुद 12वीं में, सीधी सी बात है। ऑनलाइन तुम 11वीं 12वीं के फाउंडेशन नहीं बना सकते हो। 11वीं 12वीं का फाउंडेशन ऑनलाइन बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, गारंटी बता रहा हूँ मैं। चलो इधर देखो, KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। ऑनलाइन वाले देखेंगे तो कहेंगे ठीक है ना, हमारी बुराई चल रही है। बुराई नहीं चल रही है, फैक्ट बता रहा हूँ। मैं तो मजबूरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, या ऑफलाइन पढ़ाते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खाली ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। +7 से बोलो +2, कितने का चेंज है? और एक ही मैंगनीज है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? m/5।
Cl2 कहाँ पर है भाई, 0 पे, और ये कहाँ गया +1 पे, कितने का चेंज हुआ है, 1 का, 0 से +1 1 का, लेकिन यहाँ कितने क्लोरीन है, 2 हैं, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इक्वल मास m/2। अब तो आने लगा होगा समझ, ये 0 पर है गया, +5 पर है, चेंज है 5 का, लेकिन 2 के लिए निकालेंगे तो n फैक्टर 10। अब भी नहीं आया समझ, मतलब रिएक्शन से ना बात हो जानी चाहिए तुम्हारी, है ना, बातचीत बढ़िया कर लो, इनसे पूछो, ये खुद बताएंगे, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर है, 0 पर, और ये कहाँ है -3 पर। 0 से -3 कितने का चेंज है, 3 का, और 4 के लिए कितने का चेंज है, 12 का, तो n फैक्टर इसका हो गया 12। तो इक्विवेलेंट मास इसका आ जाएगा m/12। देखो तुम जो बोल रहे हो मैं वही तो लिख रहा हूँ, बोलो हमारी भाषा। फॉस्फोरस कहाँ पर है, 0, और यहाँ कहाँ है +1, 0 से +1, 0 से +1, 1 का चेंज, 4 के लिए 4 का चेंज, और इक्विवेलेंट मास m/4। सही हुआ है। इसमें तो ये सवाल ही बस इतना है, ये सवाल इतना ही है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ही बता दो, ये बड़ी बात है। +2 और -2, अच्छा, तो चार्ज कैसे बैलेंस हो जाएगा, -2 रख लोगे तो चार्ज कैसे बैलेंस हो जाएगा भाई, एक आयरन का +2 बोल रहे हो, फिर एक सल्फर का -2 भी बोल रहे हो, तो +2 और -4 पे चार्ज कैसे बैलेंस हो जाएगा। आयरन यहाँ +2 पर है, सल्फर यहाँ -1 पे है, आ रही है बात समझ, ठीक है ना। अब मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया मान लो, तो उसने आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया +3 पर, और -1 से इसको कहाँ ले गया, 0 पर, दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो सबका चेंज हो गया, इसमें आयरन का भी चेंज हो गया, सल्फर का भी चेंज हो गया। आयरन का कितना चेंज हुआ भैया, +2 से कहाँ +3, कितने का चेंज है, सल्फर का कहाँ है -1 से कितने का, लेकिन यहाँ कितने सल्फर है, 2 के लिए कितने का चेंज हो गया, 2 का, n फैक्टर कितना हो गया, किस किस का आया था, कोई बात नहीं है ना, गलत होने दो तब तो सीखेंगे, है ना। FeS2 बढ़िया कंपाउंड है, कई बार ये पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ही बच्चे गलत बताते हैं। FeS2 में आयरन तो +2 पर है, सल्फर जो है -1 पे है। अरे बस अब ये जानबूझ के सवाल कुछ और था, मैंने बदला है जानबूझ के तुम्हें सिखाने के लिए। यहाँ पे लेड कितने पर है, +2 पर, मतलब बेसिकली इसके अंदर लेड है जो कि +2 पर था, और NO2 माइनस है, और NO2 माइनस में +3 आएगा, तो हर नाइट्रोजन यहाँ +3 पर था। बोलो आ रही बात समझ, NO2 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, मानते हो, ये सब सिखा दिया तुम्हें कि बाइनरी कंपाउंड को तोड़ दो, कैटायन आयन में ढूंढ लो, बात समझ आ रही क्या, ठीक है ना। +2 से कहाँ गया है, +4 पे, और नाइट्रोजन यहाँ पे +5 पे आया। अब ये बढ़िया सवाल हो गया, बहुत बढ़िया सवाल हो गया। आयरन जो है +2 से कहाँ गया है, कितने का चेंज है, इसके लिए 2 का चेंज है। अब नाइट्रोजन के लिए ढूंढूंगा मैं, हर नाइट्रोजन +3 से कहाँ गया है, तो एक नाइट्रोजन के लिए 2 का चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ कितने नाइट्रोजन है, यहाँ 4 कौन कह रहा है भैया, 2 नाइट्रोजन है, हाँ 6 आ गया। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को इक्विवेलेंट मास के, समझ आ रही है बात, होने लगा है सवाल। क्या इसमें कोई दिक्कत है, किसी को बताइए, क्या बोलना है। अच्छा हाँ, ये सवाल ट्राई करेंगे 9 के 9, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। हो गया, जल्दी बताओ अब, ठीक है ना। एक सल्फर का तुम जान लो ना, ये याद हो गई है, पेरोक्सो डाइसल्फेट है ये, है ना, डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये +6 पर है, तो 2 सल्फर की बात कर रहा है, तो 2 सल्फर का +12 होगा, +6 नहीं टिक करना था इसमें, सम पूछा है दोनों का। अब इस वाले में देखें तो अगर हम लोग ये 0 पर है, ये 0 पर है, ये -1 पे, ये -2 पे है, तो कोबाल्ट किस पर आएगा, +3 पर, इसका आंसर ये वाला है। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, पहचान को 0 पे होता है, +1 पे होता है, -2 पे होता है, तो सब मिलाकर ये कितना आ जाएगा, +1। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ सवाल है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का HN3 में कितना होता है, तो +1 -1 -1/3, ये इसका आंसर है। फॉस्फोरस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +3 और -6, तो इस पर +3 आ जाएगा। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो कैल्शियम पर कितना चार्ज आएगा, 2+, तो इस अनायन पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। कैल्शियम का कितना चार्ज होता है, +2, तो पूरे अनायन पर कितना चार्ज आना चाहिए, -2। होल्ट वाइज तो नहीं लिखा था, मैंने लिखा था, होल्ट वाइज लिखा तो फिर गलत हो जाएगा तुम लोग का, अगर होल्ट वाइज नहीं लिखा था। अच्छा तो फिर मैच कर लो, 1 + x + 3 × -2 = -2,
कितना हो जाएगा -6 और ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो है या नहीं, आगे बात समझ आ गई ना, इधर से निकाल लेंगे। अब इस वाले में सोडियम थायोसल्फेट का इस रिएक्शन में बताना है। देखो सल्फर कहाँ पर है, +2 पर है, चेक कर लो। और सल्फर बदला है कहाँ, +6 पर, और कहाँ बदला है 0 पर। ये चीज़ अभी नहीं बता पाओगे तुम सब, डिस्प्रोपोर्शनेशन है ये। क्या है ये, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन सुना है तुम लोगों ने, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का ये टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन चलो अभी बता के चलता हूँ। इस वाले में कितने का चेंज है बताओ मुझे, 4 का, लेकिन 2 सल्फर के लिए कितने का चेंज है, 8 का, बोलो हाँ कि ना। इस हाफ रिएक्शन में 8 का, ये +2 से कहाँ गया 0 पर, +2 से कहाँ गया 0 पर, 2 का चेंज है, लेकिन 2 सल्फर के लिए 4 का। एक हाफ रिएक्शन में 4 है और एक हाफ रिएक्शन में 8 है। तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है, क्या हुआ है, तो यहाँ पर n फैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा लेना, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। बोलो आ रही बात समझ। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाए तब, खाली ऑक्सीडेशन हो खाली रिडक्शन हो तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या हुआ है, कुछ लूज भी हुआ है और कुछ गेन भी हुआ है। तो यहाँ पर है ना, n1 की वैल्यू क्या है 8, n2 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 8 + 4, 8 चौके 32/12। मैच नहीं करेगा ना कोई, डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं चेक करो, है ना। तो एक बार इलेक्ट्रॉन फिर से चेक कर लो कितने हैं, 2 से कहाँ गया है 6 पर, +2 से 6 पर, 4 का चेंज है तो 2 के लिए 8, और ये +2 से कहाँ गया 0 पर, तो 2 का ही चेंज है और 2 के लिए कितना है 4। कुछ गलत तो नहीं है बताओ यहाँ पे, 32/12, या तो ऑप्शन मैंने गलत बना दिया। सल्फर अच्छा मैंने 4 के लिए निकाला है, पागल हो क्या तुम, जस्ट अ सेकेंड। ये +6 पर है और ये कहाँ है +2 पे, चेंज कितने का है, चल मारो 1 मिनट रुको, है ना। ये +2 पे है, जल्दी बताओ, +2 से कहाँ गया है +6 पर, है ना। वो तो बैलेंसिंग में आ ही जाएगा, मुझे तो उससे मतलब नहीं है, मुझे खाली फॉर्मूले से मतलब है। तो इस वाले हाफ रिएक्शन में है ना, जब हम देखें तो +2 से +6 मतलब 4, और ओके आप इस साइड से ना करें, इस साइड से करके देख लें इस साइड से निकाल